ठीक है। तो चलो सबसे पहले आप याद करो मैंने आपको अभी तक क्या क्या चीज बताया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सर मीटिंग ब्लॉक दिखा रहा है, अनुराग जी मीटिंग ब्लॉक दिखा रहा है? अनुराग जी नहीं सर, ठीक है सर, फोन कर दी। सर बोलिए ना। हाँ मैंने बोल दिया, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एकदम आराम से समझेंगे, हॉटपॉट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक बात तो जानेंगे कि कोई भी मिरर में, जैसे आप पहले टेंथ वाला पार्ट मैं थोड़ा फटाफट बोल देता हूं, ठीक है। आप एक बात तो जानते हो किसी भी ऑब्जेक्ट से एक नहीं लाखों नहीं करोड़ों अरबों रे निकलते है ना। और आप जानते हो इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रे काफी है, सिर्फ 2 रे काफी है। क्लियर, इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रे काफी है। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर आपको बनाने का मन करे तो आप कोई 2 रे ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मिरर से रे जाते हैं तो 10 का एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन चलता है। याद कीजिए उसमें 5-6 केस होता है। एक बार ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, एक बार फोकस और सेंटर के बीच में है, सेंटर में है, फोकस में है, सेंटर के पीछे है, तो अलान है, तो फलान है, तो जलान, क्या चार डालोगे इन सारे केसेस का? बेटा कितना केस पढ़ोगे पहले ये बताओ, और कितना याद रखने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो ना? हाँ, कितना याद रखोगे? बेटा मिरर में इतने केस बन सकते हैं जितने मुंडी में केस नहीं, समझने की कोशिश करो। तो मैं क्यों केसेस के पीछे पड़ा हूं, मैं मुंडी के पीछे क्यों ना, ठीक है। फिर भी चूंकि हम लोग फॉर्मेलिटी हमें करना है, तो मैं 10 का वो स्टैंडर्ड कन्वेंशन को लेके थोड़ा सा फटाफट मैं बोलूंगा। एक और चीज ध्यान रखेंगे, मेरा टारगेट है आज बहुत सारा चीज कवर करने का, ठीक है। मेरा टारगेट है मैं कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं, इसलिए हो सकता है कि आप ध्यान से सुने सारी चीजों को, ठीक है। तो एकदम चलो शुरू करते हैं। हाँ आलिस भाई, तो देखो सबसे पहले ये समझो कि 10th के कन्वेंशन से चलते हैं। तो 10th में आपको सिखाया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाने का मन करे तो मिरर से होते हुए कुछ स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि ये रे को ले और आपका इमेज बन जाएगा, है ना। जो आप रे डायग्राम ट्रेस करते थे वो इमेज आपका बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर एक मिरर में कितने तरीके से आप रे को ट्रैक कर सकते हैं, तो मिरर से तो रे बहुत सारे तरीके से जा सकते हैं, लेकिन आपको 4-5 रे के तरीके आप फेमस है ना, वो ज्यादा फेमस है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को आप इग्नोर कर दो, नहीं, ये फेमस है, ठीक है, वो थोड़े कम फेमस है। तो एक बहुत ही फेमस तरीका क्या है याद करो, अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है तो एक बहुत ही फेमस तरीका क्या याद करो, तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस से जाएगा। क्या ये तरीका सबको पता है? अरे जरा ध्यान से देखो, तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस से जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या दुनिया के जितने भी रे हैं, जो भी रे, क्या सारे के सारे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएंगे? ऐसा है क्या? नहीं, ये सिर्फ उन्हीं रे के बारे में बताया जा रहा है जो रे क्या है, पैरेक्सियल है। याद रखेंगे। तो आज के बाद आपको बोला नहीं जाएगा कि हम किस रे पे चर्चा कर रहे हैं। हम जिन रे पे चर्चा करते हैं वो रे कौन से हैं, हम जिन रे पे डिस्कशन करते हैं वो रे है पैरेक्सियल। तो जरा ध्यान से देखो, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो फोकस से जाएगा। अच्छा कुछ लोग बोल, ये हो गया पहला पॉइंट, तो जरा ध्यान से देखो, बहुत अच्छा। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, आप रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर कोई रे, जरा ध्यान से सुनो, अगर कोई रे फोकस से गुजरता है, ध्यान से देखो, अगर कोई रे फोकस से गुजरता है तो वो क्या होगा, समझ रहे होगे, वो फिर रे पैरेलल हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन है ना। तो आप तीसरे को भी ड्रॉ कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट के लिए, या आप तीसरे को भी ड्रॉ कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाने की कोशिश करो, तो आप इस तरह के भी रे डायग्राम का सहारा ले सकते हो, इस तरह के भी रे डायग्राम का सहारा ले सकते हो, और दोनों सिचुएशन एक है। क्यों, आप जरा सोचो, अगर कोई रे ऐसे आ रहा है और ये आई इज इक्वल टू आर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रे ऐसे जाएगा तो आई इज इक्वल टू आर को सेटिस्फाई ये भी करेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब रे जिस रास्ते से आया था आप उल्टे करके भी रे को वापस ले जा सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। याद करो प्लेन मिरर में क्या पढ़े थे, अगर कोई रे ऐसे आया इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगी। लेकिन अगर सोचो आपने इंसिडेंट रे मान लिया रिफ्लेक्टेड रे को, तो रिफ्लेक्टेड, समझ में आ रहा है, इंसिडेंट रे बन जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा दो। अच्छा जरा एक और चीज बताओ, अगर कोई, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो मैं हर चीज डिस्कस करना चाहता हूं, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई सेंटर से गुजरेगा तो बोलो क्या हो,
अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो बोलो क्या होगा। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो बोलो क्या होगा। अरे फटाक से बताओ क्या होगा। अरे फटाक से बताओ क्या होगा प्यारे बच्चों। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो ये रे अपना पाथ वापस रिट्रेस करेगा। क्यों करेगा? ये रे अपना पाथ वापस क्यों रिट्रेस करेगा? कोई मुझे बता सकता है? ये रे अपना पाथ वापस क्यों रिट्रेस कर रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रे रिट्रेस कर रहा है? ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है आपको? ये रे जैसे आएगा वैसे मुंह मार के समझ में आ रहा है वापस चला जाएगा। बोलो क्यों जाएगा वापस? बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं है सोनू, 90 डिग्री नहीं है, ये नॉर्मल इंसिडेंस है। सोनू ध्यान से देखो, ये नॉर्मल इंसिडेंस है, क्योंकि आप जानते हो किसी भी सर्कल का नॉर्मल तो सेंटर से ही ड्रॉ होता है। तो देखो ये रे नॉर्मल इंसिडेंस कर रहा है। अरे जरा ध्यान से देख, ये रे नॉर्मल इंसिडेंस कर रहा है, इसलिए खास है। तो आपको ये वाला पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई रे सेंटर से आएगा तो वापस उधर ही जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि आई की वैल्यू 0 है। जरा ध्यान से देखो, रे नॉर्मली फॉल हो रहा है, मिरर में क्या हो रहा है? नॉर्मली फॉल हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 0। और देखो आई की वैल्यू 0 हो गई तो आर की भी वैल्यू क्या होगी? 0। तो रे अपना पाथ को वापस रिट्रेस करेगा। तो यानी कि स्फेरिकल मिरर में रे अपने पाथ को रिट्रेस करता है। कब? जब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तब। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाला जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन किस रे के लिए वैलिड है? ये पैराक्सियल रे के लिए वैलिड है या मार्जिनल, या दोनों के? ये वाला जो सिचुएशन है ये किस रे के लिए वैलिड है? पैराक्सियल, मार्जिनल या दोनों के लिए? फटाक से बताओ। ये वाला रे दोनों के लिए वैलिड है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आई इक्वल टू आर सेटिस्फाई हो रहा है। अरे ये दोनों के लिए वैलिड है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आते हैं वो उसी रास्ते जाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि आई इक्वल टू आर की कंडीशन तो यहाँ बहुत मस्त तरीके से सेटिस्फाई हुई। समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये वाला कंडीशन हर तरह के रे के लिए वैलिड है। ये जो पैरेलल वाला था ना वो पैराक्सियल के लिए था, तो ऐसे याद रखिए, पैरेलल वाला पैराक्सियल। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ मेन होता क्या है? आई इज इक्वल टू आर, सबसे मेन वही है भाई। जब आई छोटा होगा तब ये कंडीशन पे आएगा। क्लियर? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा ये टाइम वेस्ट से मतलब नहीं समझे? मतलब नहीं समझे साक्षी? क्लियर? अच्छा तुम क्या बोलना चाह रही हो एक बार प्लीज फिर से, जिसने बोला टाइम वेस्ट नहीं समझ में आया क्या है? ठीक है, फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वापस रिट्रेस करेगा। ठीक है, अब आगे देखते यहां तक समझ में आ गया? तो देखो अच्छा ये कंडीशन क्लियर। अच्छा सोचो अगर एक रे, ठीक है, एक रे वापस ऐसे जाएगा, जरा देख, एक रे एकदम सीधा जा रहा है, जरा ध्यान से देख, एक रे एकदम सीधा जा रहा है, तो बता ये कैसे जाएगा? ये कैसे जाएगा? फटाक से बोल। अरे अगर ये रे ऐसे जा रहा है तो बता ये रे कैसे वापस जाएगा? कोई भी मुझे फटाक से बताओ। अरे फटाक से बोल रहे भाई। वापस रिट्रेस करेगा, ये रे वापस रिट्रेस करेगा। क्लियर? ये रे वापस रिट्रेस करेगा। ठीक है, हाँ। तो अब सोचो कि ये जो चार है, आप इन चार के हेल्प से बहुत तरह के इमेज बना सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो अब मेन ये होता है कि अब इसको लेकर हम लोग को बहुत सारा केस पढ़ना है। ठीक है, तो देखना कनकेव मिरर में 6 तरह के केस पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में 2 तरह के केस पढ़ते हैं। बेटा इतना केस पढ़ोगे टाइम पास, पहला बात तो जान लीजिए, इतना केस पढ़ोगे टाइम पास, ये बात तो आप जान लीजिए। पहला अगर आप इतना सारा केस पढ़ोगे तो टाइम पास होगा। ठीक है, और हर बार रे डायग्राम बनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका हाथ इतना नहीं बैठा हुआ है। क्लियर? तो रे डायग्राम के हेल्प से हर बार आप इमेज कब बता पाएंगे, ये भी थोड़ी सी बेवकूफी वाली बात लगती है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग सहारा लेंगे कुछ फॉर्मूलेज का, जिसके हेल्प से हम डायरेक्ट एकदम सटीकता से बता पाए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, और इसको लेकर 2 फॉर्मूला है, इसको लेकर 2 फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। एक फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला और एक फॉर्मूला है न्यूटन्स फॉर्मूला। और मेरा महारत किसमें समझ गए होंगे? न्यूटन्स फॉर्मूला। क्लियर? मैं आपको बताऊंगा न्यूटन ना गजब का ब्रेन है बाबा, मतलब न्यूटन बाबा ने जो न्यूटन फॉर्मूला दिया था, क्या सोच के दिया था, मानना पड़ेगा। इसलिए तो न्यूटन को लोग 2-2 हाथों से ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। तो हम लोग उन दोनों फॉर्मूला पे आज बहस करेंगे। तो पहले मैं आपको छोटा सा टाइम पास करूंगा, छोटा सा टाइम पास मेरा फॉर्मूला। क्लियर? तो आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ाएंगे नहीं। और जिन्होंने टाइम पास लिखा उनको तो आज मैं ग्रुप से हटाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं अपने ग्रुप से हटा दूंगा, ये तो बात कहते हैं रखें। अब आगे समझिए कि होता क्या। ठीक है, तो चलो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब सबसे पहले हमें मुझे समझना है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला होता क्या, एकदम आराम से समझें। क्लियर? तो थोड़ा सा आराम से देखेंगे, हॉटपॉट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कोई भी मिरर लेकर ये फॉर्मूला को समझ सकता हूँ। आप कॉन्केव मिरर के भी हेल्प से समझ सकते हैं और आप कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से भी समझ सकते हैं।
क्लियर। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं कॉन्केव मिरर लेता हूं, ज्यादा फेमस है। तो मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया, थोड़ा फील करेंगे सारे लोग, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। मुझे क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, मुझे मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं करना है, तो मुझे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अभी इंपॉर्टेंट नहीं। मुझे अभी मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, मैग्निफिकेशन। आप लोग बोल रहे हो ना सर टाइम पास, मैं अभी ये भी चेक करके दिखा दूंगा कि आपको एम का कितना कंसेप्ट क्लियर है। वो बस मुझे 1 मिनट का समय दे, मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, आपको एम में भी कुछ नहीं आता। अगर यकीन नहीं आता तो थोड़ा सा समय देना, ठीक है। अब आगे देखो, तो जरा सोचिए मेरा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अब आगे की कहानी सोचिए, अगर ये कॉन्केव मिरर है और मुझे इंटरेस्ट है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, मुझे इंटरेस्ट है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, कि अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, मुझे इंटरेस्ट इस बात पे। मुझे वो फॉर्मूला निकालना है जो क्लियरली बता पाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच में कुछ रिश्ता है क्या, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता कहलाता है मिरर फॉर्मूला। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिरर कैसे डिसाइड करता है, और मिरर का फोकल लेंथ का उसमें क्या रोल है, ये चीज अभी हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैं कंसिडर नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा समझ गए होगे, क्योंकि अभी फिलहाल मेरा फोकस मैग्निफिकेशन पे नहीं, मेरा फोकस ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस पे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एकदम आराम से कीजिए। तो देखिए अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो एक रे यहां से चला, देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो एक रे यहां से चला, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। तो देखिए अगर ये मेरा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, मैंने पॉइंट साइज क्यों लिया है तो मैं समझा दूं, क्योंकि मुझे अभी मैग्निफिकेशन पे नहीं जाना। बस मैंने अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो मैं देखना चाहता हूं अगर किसी मिरर का फोकल लेंथ एफ है या रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, फोकल लेंथ एफ है या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो वो इमेज कहां पे बने। एक बात तो देखो, यहां से एक रे चला गाना गाते हुए तरम पम, और वापस ये रे यहाँ पे आके टकराया बम पम। अरे जरा ध्यान से देखो, इमेज यहाँ पे बना, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बात बताओ, कुछ लोग बोलेंगे सर, कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो बेईमानी कर रहे, यहाँ तो एक रे से ही आपने इमेज डिसाइड कर दिया। क्या बोलो, मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आया। अच्छा तो रियल में इमेज यहाँ पे बनेगा या नहीं, यस या नो। अच्छा रियलिटी में यहाँ एक रे या दो रे है, जरा ध्यान से देखो, रियलिटी में यहाँ पे एक रे है या दो रे है, देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही हुआ। क्या ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया ये सही या गलत, क्या ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है सही है गलत। अच्छा बताओ, इसमें एक रे तो मैंने ड्रॉ किया, दूसरा देखो शुभम बोल रहा है सर गलत, नहीं शुभम ये सही है। एक रे तो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, और एक रे कौन सा है, अरे एक रे कौन सा है जरा सोचो। एक रे मैंने ड्रॉ नहीं किया, उसमें जादू है क्या, वन अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे जरा ध्यान से देखो, एक रे ऐसे क्या, तो समझ में आ रहा है ना, एक रे, और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस का होते हुए गया, वापस आया। तो देखो जरा ध्यान से देखना, एक बार मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये वाला रे हो गया इंसिडेंट रे, और ये वाला रे हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और जरा देखो एक रे यहां से निकला, जरा ध्यान से देखो एक रे यहां से निकला, तो देखो इंसिडेंट रे के टकराने से जो पॉइंट बनेगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और ये रे वापस देखो ऐसे गया, यहां जाके टकराया, फिर वापस आएगा, और ये जब रे वापस आके यहाँ टकराएगा तो ये कौन सा रे होगा, रिफ्लेक्टेड। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे के टकराने से यहाँ पे क्या बना, इमेज। क्लियर, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। क्लियर हो गई बात, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, इमेज है। क्लियर। अब आगे की कहानी समझो, ठीक है। अब हम लोग को ये समझना है कि सर ठीक है ये बात तो हम समझ गए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। क्या यहाँ तक सबको फील आ गया, क्या यहाँ तक सबको फील आ गया, एक बार प्लीज यस सर बोलो, फटाक से बोलो, क्या यहाँ तक सबको फील आ गया। आगे बढ़ेंगे फटाक से, अरे फटाफट लिखो यस सर, फटाफट लिखो, उसके बाद फटाफट आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड अनुराग। चलो अब जरा देखो, तो मैं ये बात तो समझ गया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। अब बच्चे एक बात, ये जो रे गया है ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो बता, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेंगे, कोई भी रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिसओबे नहीं कर सकता। अगर उसे मिरर के साथ दोस्ती रखनी है, वो रिफ्लेक्ट होगा तो उसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करना है, चाहे वो मिरर टूटा फूटा क्यों ना हो, प्लेन क्यों ना हो, कैसा शेप का क्यों ना हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर मिरर के लिए वैलिड है। तो अगर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है मतलब मुझे जरूरत है एक नॉर्मल की, मतलब मुझे जरूरत है एक नॉर्मल की। तो अगर ये इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्टेड है तो पक्का नॉर्मल यहीं से कहीं है, अरे पक्का नॉर्मल यहीं कहीं है। अच्छा बताओ, नॉर्मल जिस पॉइंट से गुजरता है ये पॉइंट को आप क्या कहोगे,
अरे ये कौन सा पॉइंट है, फटाक से बताओ। ये पॉइंट को आप क्या नाम देते हो जनरली? ये पॉइंट को आप नाम देते हो सी। वेरी गुड अनुराग। ये पॉइंट को आप नाम देते हो सी। बहुत अच्छे। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया, अच्छा ये हो गया हमारा सी। तो देखो हमारे पास है 3 पॉइंट। तो देखो यहाँ पे अगर ये हमारा सी हो गया, तो जरा ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा आई और ये हो गया हमारा आर। क्लियर? तो देखो ये इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल से कुछ एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड आई, और फिर वापस रिफ्लेक्ट हुआ और ये हो गया हमारा आर। क्लियर? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप हर बार पैरेलल रे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो सब मैंने क्या बोला था, वो सब इंपॉर्टेंट रे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग लेस इंपॉर्टेंट है, सबकी भी इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी रे ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आई इज इक्वल टू आर की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट्स इशू। क्लियर? अच्छा कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ये बात तो मुझे समझ में आ गई, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अच्छा सवाल ये उठता है कि सर ये आई इज इक्वल टू आर। अच्छा एक बात बताओ, देखो एक और चीज समझो, मिरर का कोई भी डेरिवेशन, रिफ्लेक्शन का कोई भी डेरिवेशन, उसका रूट क्या है, आई इज इक्वल टू आर। मिरर का कोई भी डेरिवेशन, सर क्या सर ये जरूरी है कि सेकंड रे एक्सिस से ही शो करें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं काम चोरी करने के लिए ये काम किया, समझ में आया? मैंने यहां से माल लिया रे भाई, इससे आसान हो गया ना, इससे आसान हो गया ना। बाकी आप कहीं से भी ड्रॉ करें, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप टेंशन मत लो। आपको आज मैं पूरा सिखा के जाऊंगा, क्यों टेंशन ले लो, आज आपको एक अलग दुनिया की फील करा के जाऊंगा, सो टेंशन मत लो, एकदम टेंशन नहीं। अगर आज आपकी दुनिया नहीं पलट गया तो फिर बोलना, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, थोड़ा सा समय दो मुझे, ठीक है? एकदम थोड़ा सा समय देना। क्लियर? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपने देखा ये आई इक्वल टू आर, तो एक चीज आप समझ जाओ, कोई भी फॉर्मूला जो शुरू होता है, कोई भी आप प्रूफ चाहते हो, तो अगर आप रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ो, रिफ्लेक्शन में बड़े बड़े हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, तो याद रखना उनका रूट आई इक्वल टू आर ही होगा। तो हर डेरिवेशन आई इक्वल टू आर से ही शुरू होगा, ये बात तो तय है। क्लियर? लेकिन एक समस्या है, मुझे क्या रिलेशनशिप चाहिए, मुझे आई इक्वल टू आर नहीं चाहिए सर, वो तो मुझे पता है सर। तो मुझे किसके किसके बीच में रिश्ता चाहिए? तो मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस के बीच में रिश्ता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सुंदर सा रिश्ता कैसा दिखता है, मैं इस रिश्ते को परियाना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ये मुझे जानने में शौक है। क्लियर? तो जरा देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस। क्लियर? अब जरा सोचते हैं कि मुझे चाहिए यू वी और समथिंग, है ना? तो देखो ये वाला डिस्टेंस को आप बड़े प्रेम से भी कहते हो, ये वाला डिस्टेंस को आप उतने ही प्रेम से आर कहते हो, और ये वाला डिस्टेंस को आप उतने ही प्रेम से यू कहोगे। क्यों समझ गए होगे? पोल से जो डिस्टेंस मेजर होता है दैट इज कॉल्ड वी, समझ में आया? पोल से जो सेंटर की डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड आर, और पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड यू, है ना? यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल। समझ में आया? फ्रॉम सेंटर या सेंटर फ्रॉम पोल, ऐसा कुछ भी। अच्छा चलिए, मुझे रिश्ता चाहिए यू वी आर के टर्म में सर, और आप तो आई इक्वल टू आर की बात करें सर, ये यहां तक नहीं जाता, कोई बात नहीं, ये यहां तक नहीं जाता, लेकिन जाएगा, ये जाएगा जरूर, जरा दिखाता हूं मैं। तो जरा सोचिए, मैं इसको बोलता हूं अल्फा, मैं इसको बोलता हूं बीटा, मैं इसको बोलता हूं गामा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये नया एक्टर कहां कहां से, बिना इन एक्टर के आप कड़ी को नहीं जोड़ सकते। क्लियर? मुझे चाहिए यू वी और आर के बीच में रिश्ता। अब तुम जरा सोचो, आई और आर से मुझे गेम शुरू करना, ये बात भी मुझे कंफर्म पता है कि आई इक्वल टू आर से ही कहानी शुरू होगी, क्योंकि मेन तो मुद्दा ये ना, रिफ्लेक्शन की कहानी यहीं से शुरू होगी, कोई भी प्रूफ यहीं से शुरू होता है। जैसे रिफ्रैक्शन का कोई भी प्रूफ स्नेल्स लॉ से शुरू होगा, घुंगा का सिद्धांत से शुरू, एकदम तय रखो, इसके अलावा कोई शुरुआती ही नहीं है, क्योंकि वही रूट है, समझे? अच्छा सर चलिए मान लिया सर। अब यहाँ पे आई इक्वल टू आर से, तो देखो आई का लिंक अल्फा से हो सकता है, आई को आप अल्फा से रिलेट कर सकते हो। तो देखो मैं आई से चलूंगा, अल्फा बीटा गामा को लिंक करूंगा, और अल्फा क्या हो सकता है, तो देखो परपेंडिकुलर बाई बेस, अल्फा क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। समझने की कोशिश करो, मतलब मैं आई से चलूंगा, अल्फा का टेटुआ देखो, आई से अल्फा तक पहुंचूंगा, आई को 2-4 झापड़ मारूंगा और अल्फा का पता बताएगा, अल्फा को 4 लाख मारूंगा, समझ में आ रहा है ना? अल्फा को 4 लाख मारूंगा, वो यू वी आर का पता बता देगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब समझ गए होगे मैंने क्या किया। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, तो मैं यहां पे लिखूंगा आई इज इक्वल टू आर। क्लियर? तो यहां से मैं गेम शुरू, लेकिन जैसे मैंने लिखा आई इज इक्वल टू आर, जरा ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे आप? इस ट्रायंगल को देखो, आप इस ट्रायंगल को देखो, बाहर वाले ट्रायंगल को देखो। तो अगर आपने बाहर वाले ट्रायंगल को देखा, तो देखो बीटा जो है इस ट्रायंगल का, देखो इस ट्रायंगल का ध्यान देखो,
इस ट्राइंगल का देखो, तो बीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आई प्लस अल्फा। क्या ये मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये वाला जो एंगल का सम होगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर। याद है ना ये चीज। तो देखो मैं लिख सकता हूँ बीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। क्लियर है। तो अच्छा ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, है ना। तो मैं यहाँ पे आई की जगह लिख दूंगा बीटा माइनस अल्फा। क्लियर, अच्छे से फील आ गया। मैं यहाँ पे आई की जगह क्या लिखूंगा, बीटा माइनस अल्फा। क्लियर। अच्छा अब आगे जाओ आर। तो अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, तो आप फिर से एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। क्योंकि देखो अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो गामा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज व्हाट, आर प्लस बीटा। तो गामा इज बेसिकली एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज व्हाट, आर प्लस बीटा, है ना। तो अब मैं आर को क्या लिख सकता हूं, तो जरा ध्यान से देखो, मैं आर को लिख सकता हूं गामा माइनस बीटा। ये बात मैं लिख सकता हूं, अरे बता ये बात मैं लिख सकता हूं कि नहीं, अरे बोलो ये बात मैं लिख सकता हूं। तो मैं आर को क्या लिखूंगा, गामा माइनस बीटा। अच्छा अब आप जरा ध्यान से पूरा फील करेंगे, आप सिचुएशन एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आर को लिख दिया गामा माइनस बीटा। अच्छा चलिए अब जरा सोचो मैं क्या करूंगा, तो देखो अब जरा फील करो, तो ये बीटा ये अब यहां तक आ गया। अब क्या करें सर, ठीक है, पहले यहां तक सबको क्लियर, प्लीज मार्किंग करो, यहां तक पूरा क्लियर है, फटाफट मार्किंग करो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, फटाफट मार्किंग करो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्लियर, अब देखो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ बीटा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बीटा को एक तरफ कुछ भी, तो ट्वाइस ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्लियर ना, यहां तक देखो सबको क्लियर हो गया ना। तो मैंने गेम शुरू किया, एक रे लेके ड्रॉ कर दिया, आई इक्वल टू आर सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, आई इक्वल टू आर सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, और वो याद रखना, वो रे प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू हुआ वापस नहीं है, तो प्रिंसिपल एक्सिस में जहां टच करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। क्लियर। अब उसके बाद क्या किया मैंने, आई इक्वल टू आर से होते हुए अल्फा बीटा गामा में गया। अब अच्छा एक और बात होता, अल्फा बीटा गामा आई, यहाँ पे जो एंगल्स है ये बड़े एंगल्स का खेल है या छोटे एंगल्स का खेल, पहले मुझे लॉजिक समझाओ, ये एंगल्स बड़े एंगल्स के खेल है या छोटे एंगल्स के खेल है। अरे ये एंगल्स बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, अरे बताओ, ये सारे एंगल्स जो इन्वॉल्व है इस गेम में वो एंगल्स बड़े एंगल्स है या छोटे एंगल्स है। जो भी गेम में इन्वॉल्व है एंगल्स वो कौन से एंगल्स है, छोटे एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल्स। और आप जानते हो छोटे एंगल्स के केस में साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। क्या सही या गलत, अरे क्या सही या गलत, मैंने मशवरा पगला गया, अरे सही या गलत, बराबर होते हैं। क्लियर। और एक बात बताओ, ये जो अपर्चर है इतना बड़ा मैंने दिखाया, क्या रियल की अपर्चर इतना बड़ा होता है, क्या रियल में अपर्चर इतना बड़ा होता है, याद है मैंने बताया था पैरेक्सियल रे को अगर रखना है तो अपर्चर को छोटा रखना होगा। और अगर कोई भी सर्कल का, क्या अगर कोई भी सर्कल का छोटा सा पार्ट लोगे तो लगभग स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अरे कोई भी सर्कल का आप छोटा सा पार्ट लोगे, मान लो आपके पास कोई सर्कल है और आप उसका छोटा सा पार्ट लोगे तो आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। क्लियर, समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे सबको जैसे आप कुएं को देखो, कुआं क्या दिखता है आपको, सर्कुलर दिखता है, लेकिन आप उस कुएं को जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा वो तो ईंटों से बना हुआ है। तो ये वाला पिक्चर मैंने थोड़ा कर्व बनाया है, लेकिन रियलिटी में आप उसको लगभग स्ट्रेट भी मानते हो तो कोई इशू नहीं बनता है। क्लियर। चलिए अब मैं फटाक से करता हूँ। तो देखो अल्फा को क्या मैं लिखूंगा, तो अल्फा को आप टैन अल्फा भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा छोटा एंगल है तो अल्फा को आप टैन अल्फा लिख सकते हो। तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा, जैसे कि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, तो देखो आप अल्फा को टैन अल्फा भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, तो आप अप्रोक्सीमेटली बोलिए ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखो अब अगर अल्फा टैन अल्फा होगा तो टैन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। जरा ध्यान से, टैन अल्फा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप इसको एच बी, और ये लगभग स्ट्रेट लाइन ही है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये मिरर और ये एकदम सटा हुआ है। समझने की कोशिश करो, ये तो पिक्चर को समझाने के लिए मैंने ऐसे बोला, ये पिक्चर को समझाने के लिए मैंने इतना कर लिया है। क्लियर। अच्छा देखो अल्फा, तो क्या लिखूंगा अल्फा की जगह, तो जरा ध्यान से देखो, अल्फा की जगह लिखूंगा मैं एच बाई यू, सही या गलत, अल्फा की जगह मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर बाई बेस। और याद रखना ये दोनों पॉइंट लगभग सटे हुए, क्यों, क्योंकि ये मिरर ऐसे है, अगर इस मिरर को स्ट्रेट कर दोगे तो एक ही जगह आ जाए, तो अल्फा इज इक्वल टू एच बाई। अच्छा जरा ध्यान से देखो, गामा को मैं क्या लिखूंगा, तो एच बाई बी। और ध्यान देखो ट्वाइस ऑफ बीटा, बीटा को क्या मैं लिखूंगा, तो एच बाई आर। तो देखो ये हो गया हमारा एच बाई यू, एच बाई बी एंड 2 एच बाई आर। क्या ये सबको फील आ गया।
अगर आप जरा ध्यान से देखो तो x तो सब में कॉमन है। अरे x तो सब में कॉमन है, तो अगर x सब में कॉमन है तो सबको हटाएंगे, और जब आप सबको हटाएंगे तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा इक्वेशन आपके पास आएगा। समझ में आ रहा है? बड़ा ही खूबसूरत सा इक्वेशन, आपका दिल मोह लेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आपका मन मोह नहीं पाएगा। क्लियर? तो मैं आपको बताता हूँ इस इक्वेशन। तो देखो आप अगर h सब में हटाएंगे तो ये इक्वेशन आएगा 1/u, और यहाँ पे क्या आएगा 1/v, और ये देखिए 2/r, और 2/r है ना ये इक्वेशन। सो दिस इज 2/r। तो ये इक्वेशन आ गया। क्या समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? सो दिस इज 2/r। अच्छा अगर आप जरा ध्यान से देखो तो इस 2 को तो आप नीचे भी लिख सकते थे, और याद करो फॉर स्मॉल अपर्चर फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस r/2 को आप f भी लिख सकते है ना। r को क्या आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ f। तो अरे रेडियस जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ f होता है। रेडियस जो होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ f होता है। अरे रेडियस इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ f। रेडियस इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ f। तो r/2 को आप क्या लिख सकते हो बोलो, f के बराबर लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये f के बराबर भी हो सकता है। सो दिस इज बेसिकली 1/v 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्या ये समझ में आ गया? अब आप जरा ध्यान से, अब आप जरा ध्यान से, अब आपका काम यही है, आप 10 तो पढ़े हो ना, आपका काम यही है। आपको लग रहा था कि टाइम पास है, तो आपका काम क्या है जरा ध्यान से सुनो। आपका काम क्या है, अभी इसमें एक और चीज पुट करना, साइन कन्वेंशन। क्लियर? इसमें एक बार मुझे साइन कन्वेंशन पुट के इसको जनरलाइज करने की कोशिश करनी, ठीक है। अब मुझे आप लोग होमवर्क में ये बताओगे कि यहाँ पे एक बार साइन कन्वेंशन पुट क्यों करें, फिर बाद में सॉल्व भी करते हैं तब भी साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। एक बार अभी साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं और जब बाद में सॉल्व करेंगे तब भी साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, ऐसा क्यों? ठीक है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट मत, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको भी और मौका दूंगा। सो टेंशन मत प्लीज, टेंशन मत लीजिए, आराम से देखिए, अभी मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अच्छा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यहां तक क्लियर? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यहां तक क्लियर है ना? तो इधर देखो, अच्छा आप इसमें साइन पुट करो, तो 1/u, u के जगह साइन क्या था माइनस, तो माइनस u, v का साइन क्या था देखो, तो v भी निगेटिव में, सब तो कौन सा इधर है, तो माइनस 1/v और 1/f भी माइनस, तो माइनस ऑफ f है ना। और तब जब आप साइन कन्वेंशन के साथ देखोगे तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सो दिस इज द मिरर फॉर्म, ये है मिरर फॉर्म। कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, बोलेंगे सर ये और ये तो सेम है, तो फिर अंतर क्या है बेटा, साइन का इंपॉर्टेंस था यहाँ पीछे। तो आप ये भी लिखोगे तो भी सही और ये लिखोगे तो भी सही, लेकिन ये ज्यादा सही। सोचो क्यों? क्योंकि इसमें अगर सोचो ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो फोकल लेंथ और यू और v का साइन अलग होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है समझ लो, इधर होता है uv और इधर होता है f। समझने की कोशिश करो। तो कॉन्वेक्स लेंस का भी जब आप डेरिवेशन करते, कॉन्वेक्स लेंस का भी जब डेरिवेशन करते और जब साइन पुट करते तब ये आता। मतलब ये हुआ कि ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया है। क्लियर? ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया है। क्लियर हो गया? अभी इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बस होमवर्क ये रहेगा कि आप मुझे ये जरूर समझाना कि यहाँ पे एक बार साइन कन्वेंशन अभी मैंने यूज कर लिया और एक बार साइन कन्वेंशन मैं न्यूमेरिकल के समय यूज करूंगा, ऐसा क्यों? ये आपका होमवर्क। चलिए क्या, मुझे लगता है ये बात आप समझ गए। सो दिस इज द फॉर्मूला, और ये बड़ा ही सुंदर सा रिलेशनशिप है, जरा ध्यान दो। मतलब इस फॉर्मूले से क्या समझना है, कि इस फॉर्मूले से एक बात आप समझ लोगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं मिरर का फोकल लेंथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्जेक्ट और इमेज का जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं मिरर का फोकल लेंथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और चीज, ये जो फॉर्मूला है ये हर तरह के मिरर के लिए वैलिड है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि जनरल बना, ये कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर प्लेन मिरर, ये हर तरह के मिरर के लिए वैलिड है। तो प्लीज यहां तक सारे लोग प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सो प्लीज इसको अदरवाइज नहीं लेना है, आपको आता है मैं मानता हूं। देखो मैंने क्या किया था फिर से सुनो, मुझे रिलेशनशिप चाहिए 1/u = 1/v = 1/f, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब इस फॉर्मूले में समस्या क्या है ये सब भी मैं बताऊंगा, सो डोंट टेक टेंशन। इस फॉर्मूले में बहुत सारी समस्या है, मैं बताऊंगा। ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, मैं मानता हूं बहुत लोग फेमस होते हैं, लेकिन जो फेमस होते हैं क्या वो परफेक्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, मिरर का ये फॉर्मूला किताबों में छाया हुआ है, मैं मानता हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, किताबों में एकदम एक कोने में पड़ा रहता है, एकदम कोने में उसको जगह मिलता है, लेकिन पता है, याद रखना,
ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि बेटा उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें डेप्थ कितना है। जैसे मिरर फॉर्मूला की डेप्थ बहुत ही वाहियात है, मैं आपको फील कराऊंगा मिरर फॉर्मूला का डेप्थ, आपको अभी पूरा फील कराऊंगा, सो डोंट टेक टेंशन। तो मिरर फॉर्मूला का जो प्रूफ था वो हम लोगों ने कहां से शुरू किया, आई इज इक्वल टू आर से, एकदम ध्यान से सुनो। तो मैंने रे डायग्राम बनाए थे, मैंने क्या किया, एक रे को ले गया मिरर से टकरा के वापस लाया, तो देखा ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, वहां आई और आर। तो याद रखना कोई भी फॉर्मूला जो मिरर रिफ्लेक्शन वाला होगा वो आई इज इक्वल टू आर से ही शुरू होगा, चाहे कोई भी डेरिवेशन। अब आई इज इक्वल टू आर से मुझे यू वी एफ में जाना था, मैंने क्या किया, मैंने देखा अच्छा आई और आर से तो मैं यू वी एफ में नहीं जा सकता, तो मैंने एंगल लगा दिया अल्फा बीटा गामा, मैं आई से अल्फा बीटा गामा, आई और आर से, मैं आई और आर से होते हुए अल्फा बीटा गामा में गया, और अल्फा बीटा गामा से होते हुए मैं यू वी एफ में चला गया, और ये फॉर्मूला आ गया, ये प्यारा सा फॉर्मूला आ गया और मुझे बड़ी खुशी महसूस। चलो अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा यूज करते हैं, तो चलिए एक इलस्ट्रेशन, छोटा सा इलस्ट्रेशन, क्योंकि देखो मुझे तो पढ़ाना सब कुछ है, उसके बाद और जो अगर ये इलस्ट्रेशन सही से बताएगा, जो इलस्ट्रेशन एकदम ईमानदारी से बनाई, बहुत इजी सवाल मैं मानता हूँ, बहुत इजी है, फिर भी बनाई, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ना क्या चीज होता है। देखो अच्छा जरा ध्यान से देखो, मान लीजिए कि एक मेरा मिरर है, एकदम आराम से समझिए, फटाक से सॉल्यूशन बनाते हैं। मान लीजिए मेरा मिरर है, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और मान लीजिए मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जरा ध्यान से सुनिए, ये ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर, अभी थोड़ी देर बाद आपको पूरा फील आ जाएगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर। तो बताइए व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कहां पे बनेगा, फटाक से सॉल्व कीजिए, इमेज कहां पे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग तो यही करेंगे, 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अच्छा 1 बाई यू की जगह क्या लिखेंगे, तो देखो कौन से ये दो, अच्छा रे तो इधर से जा रहा है, देखो रे तो ऐसे जा रहा है, आप कौन सा अपोजिट में जा रहे हो, यहाँ से देखो रे ऐसे जा रहा है और आप कौन सा अपोजिट में जा रहे हो, तो देखो यू की जगह क्या लिखोगे, -15। अच्छा बी, तो 1 बाई बी मुझे यही निकालना है। अच्छा फोकल लेंथ, अच्छा बताओ इस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, तो अगर ये कॉनकेव मिरर है और ये इसका फोकल लेंथ है, तो ये निगेटिव में, क्यों, क्योंकि जब आप इधर से चलोगे तो रे के अपोजिट में चलोगे, तो फोकल लेंथ की जगह आप क्या लिखोगे, तो फोकल लेंथ की जगह लिखोगे -1/10। क्लियर, अब आप इसको सॉल्व करो, पूरा साइन के साथ हमने यूज किया, तो देखो ये जनरल फॉर्मूला था, याद रखना, तो पूरा साइन के साथ यूज किया, तो 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/b इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। अच्छा आपने इसको सॉल्व किया तो b की वैल्यू कितनी आई, फटाक से बताओ, अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो b की वैल्यू कितनी आई, माइनस में समथिंग आई, माइनस कितनी आई बताओ, अरे माइनस कितनी आई बताओ, अरे फटाक से बोल रहे मेरे भाई, माइनस कितना आया, -30, इसका वैल्यू आया -30, तो v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज। अब थोड़ा फील करना, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये न्यूमेरिकल मैंने कुछ कारणों से कहा है ताकि आपको फील आए। अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर यू इधर है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, अगर यू इधर है, क्या मिरर की इधर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, और ये ऐसे आ रहा है तो ये है रियल ऑब्जेक्ट, फील करना। अच्छा अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है, अब सोचो रे यहां से आया ट्र ट्र, और बताओ ये रे यहाँ टकराया 30 पे टकराया, देखो रे यहां से चला और रे वापस 30 पे टकराया, क्या रे इधर सही में टकरा सकते हैं या नहीं, क्या रे मिरर में इधर सही में टकरा सकते हैं या नहीं, अरे बोलो यस या नो, तो रे सही में इधर टकराया, क्यों भाई, क्योंकि ये तो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब ये रे सही में इधर टकराएगा, मतलब जो इमेज मिरर के इस साइड बन रहा है, जो इमेज मिरर के इस साइड बन रहा है वो रियल इमेज होगा या वर्चुअल होगा, वो रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो रियलिटी में क्या होगा, अरे वो इमेज क्या होगा, अरे वो इमेज क्या होगा, रियल, मतलब जिस समय देखो फील करने वाली चीज, ये रटो मत, कुछ लोग बोलते हैं यू का साइन देखो, बी का साइन देखो, बी माइनस, तब ना ना इतना क्यों, बी निगेटिव क्या बताता है, इमेज भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है, अरे बी निगेटिव क्या बताता है, इमेज भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है, तो जरा ध्यान से देखो, बी निगेटिव आ गया, इमेज भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है, फील कर लिखना मत, तो अगर बी निगेटिव आ गया मतलब इमेज भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है, और इमेज सही में इधर बन सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सही में यहाँ आते हैं, तो ये हो गया आपका रियल इमेज। क्लियर, यानी कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट भी रियल था और इमेज भी रियल था, लेकिन जरा सोचो अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती, अगर जरा सोचो v की वैल्यू पॉजिटिव आती तब क्या होता, जरा इमेजिन करो v की वैल्यू पॉजिटिव आती तब क्या, तो सोचो अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती तब क्या होता, तो क्या बेटा इधर सही में रे टकराएगा क्या, अरे बताओ इधर रे सही में टकराएगा क्या, ना ना ना, इधर तो आप रे आ ही नहीं रहा तो टकराएगा कहां से, इंसिडेंट रे तो इधर किसी कीमत में नहीं आ सकती, तो इधर रे सही में नहीं टकरा सकते,
तो फिर क्या हो रहा है, मतलब हमारा इमेजिनेशन वहां जा रहा है, समझ में आ रहा है, रे को आप एक्सटेंड कर लो वहां तक जा रहा है, मतलब वहां पे रे सही में नहीं टकरा सकता, तो मिरर के इस साइड रे सही में टकराते हैं इसलिए रियल इमेज बनेगी, और मिरर के इस साइड टकराते हैं रे सही में इसलिए रियल इमेज, और मिरर के इस साइड कभी रे टकरा नहीं सकता, तो वो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। क्या ये बातें फील आ गई, क्या ये बातें फील आ गई? तो मुझे लगता है ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो देखो आप इस तरह की इलस्ट्रेशन का सहारा लेके आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। आप यहाँ इतना ही, आप कॉन्वेक्स मिरर का भी आप इसको पेयर कर सकते हो। क्या कॉन्वेक्स मिरर का भी न्यूमेरिकल दूं या आगे बढ़े? जैसा बोलो फटाक से बोलो, कॉन्वेक्स मिरर का भी एक इलस्ट्रेशन दूं या आगे बढ़े? जैसा बोलोगे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब बताओ क्या करो, कॉन्वेक्स मिरर का भी दूं या आगे बढ़े? कॉन्वेक्स मिरर दें या आगे बढ़े? एक कर लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है? और प्लीज एक बंदा टाइम लिखो, तो कितना टाइम हुआ है उस हिसाब से मैं आपको भी एक न्यूटन सलाह भी आज बता ही दूंगा। एक बंदा प्लीज टाइम लिखना, एक बंदा टाइम बताओ कितना हुआ है, एक जरूर टाइम बताओ। हाँ 8:58, मतलब अभी टाइम है 40 मिनट्स है, वेरी गुड। अरे 40 मिनट में भी फोड़ देंगे, 2 मिनट में एक न्यूमेरिकल को, और 40 मिनट में तो दुनिया तोड़ देंगे, तो टेंशन मत लेना। देखो मान लो मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा फील कराने के लिए सब सवाल दे रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए। देखो एफ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, फील करो, और थोड़ा सा और चीज समझो, ठीक है? एफ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहां से, एक ऑब्जेक्ट है यहां से, गाना गाना है मुझे, पेन हो गया 15 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है यहां से 15 सेंटीमीटर, यहां पे ऑब्जेक्ट है। चलिए बताइए इमेज कहां पे बनेगा, और इमेज क्या होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा? फटाक से बताइए, इमेज कहां पे बनेगा और रियल होगा या वर्चुअल होगा? इमेज कहां पे बनेगा, रियल होगा या वर्चुअल? चलिए फटाक से बोलिए, बस 1 मिनट समय देंगे। चलो वेरी गुड है ना? तो देखो अगर तुम लोगों ने एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा, तो देखो मैं कैलकुलेशन इतना सटीक कैसे दे रहा हूं ये भी सोचना, पॉइंट में कैसे नहीं आ रहा है ये मैं बताऊंगा अभी ट्रिक, थोड़ा सा ब्रेक के बाद। देखो अच्छा सोचो, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/u, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/v इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/f। क्लियर? ये हो गया। अच्छा u का वैल्यू क्या लूंगा, निगेटिव में, तो माइनस, क्योंकि ये पोल से इधर है, देखो रे ऐसे जा रही है, तो जब आप इधर चलोगे तो u निगेटिव में होगा, तो -50। मैं मुझे v निकालना है, कोई बात नहीं। और f की वैल्यू क्या लिखूंगा, प्लस में या माइनस में? अरे बताओ f की वैल्यू क्या लिखूंगा, प्लस में या माइनस में? अरे फटाक से बताओ f की वैल्यू किस में लिखूंगा, प्लस या माइनस? तो f की वैल्यू लिखूंगा प्लस में, तो 1/+10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1/v की वैल्यू क्या है, 1/10 प्लस 1/50। और मैं आप लोग पे पूरा विश्वास रखता हूं इसलिए मैं v का वैल्यू +6 लिख देता हूं। समझ में आया? अच्छा एक चीज ध्यान दिया, इस बार प्लस आया, मतलब पोल से इधर या पोल से इधर, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, रे के साथ चलिए, तो पोल से रे के साथ चलिए, मतलब इमेज यहां पे कहीं पे बना है 6 सेंटीमीटर, मतलब इमेज यहां कहीं पे बना है 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? यहां पे इमेज कहीं पे बना है 6 सेंटीमीटर। ये बात सबको क्लियर हो गया? ये बात सबको फील आ गया? बोलो क्लियर? तो ये था मिरर फॉर्मूला के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है? मैं आपको बस 30 सेकेंड्स का छोटा सा ब्रेक दे रहा हूं। ब्रेक क्या है, 30 सेकंड, तुम कैमरे में ही हो, बस नजर इधर उधर कर सकते हो, और इसके बाद मैं एक जानदार शानदार टॉपिक पढ़ाऊंगा। सो प्लीज 30 सेकंड्स का मुझे भी समय दो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, दुरुस्त हो लेता हूँ, उसके बाद एक जबरदस्त चीज बताऊंगा, और वो है हम लोग का सीक्रेट, ठीक है? सो प्लीज ये सब चीजें लीक मत करना, और आपके वीडियोस रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, ठीक है? आपके वीडियोस रिकॉर्डिंग लिस्ट से हटा देना सारे लोग, ठीक है? चलो मैं 1 सेकंड